वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा डीसी मशीन पे एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर व्हेनेवर द रोटेटिंग आर्मेचर कॉइल इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमारा लाइन ऑफ फ्लक्स है, ये पोल हो गया एन एस। ठीक है, इसमें लाइन ऑफ फ्लक्स होंगी एन से एस की ओर। ठीक है, इसके बीच में रखा होता है हमारा आर्मेचर, तो ये हो गया हमारा आर्मेचर। तो आर्मेचर में जो यहाँ पे कंडक्टर होते हैं लाइन ऑफ फ्लक्स से पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर होंगे, कौन सा है, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 दे देता हूँ। जो 1 और 2 कंडक्टर होंगे ना, लाइन ऑफ फ्लक्स से पैरेलल में होंगे, तो इसमें जो फ्लक्स लिंकेज है ये क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज होगा हमारा मिनिमम। ठीक है, और जो यहाँ पे जो कंडक्टर रहेंगे, इसको 3 एंड 4 ले लेते हैं, तो 3 एंड 4, तो इसमें फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम। ठीक है, तो जिसमें जो फ्लक्स लिंकेज तो मिनिमम होगा यहाँ पे, लेकिन जब ये रोटेट होता है ना यहाँ से, तो इसमें जो फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो कैसा होता है, मैक्सिमम। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम। ठीक है, और जो ये 3 और 4 पे है, इसमें फ्लक्स लिंकेज तो मैक्सिमम होता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, मिनिमम होता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसकी जो कंडक्टर पैरेलल में होंगे, तो ऑप्शन बी, द फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल इज मिनिमम। फ्लक्स लिंकेज क्या हुआ हमारा, मिनिमम, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ वो कैसा हुआ, लिंकेज इज मैक्सिमम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर, इट्स कैरेक्टरिस्टिक ओसीसी। ठीक है, तो मतलब ओसीसी होता है हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले हम देख लेते हैं, हमारा एक डीसी जनरेटर बनाते हैं। ठीक है, सेंटर जनरेटर बना लेते हैं हम। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर, और ये हो गया हमारा फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और जो आर्मेचर में वोल्टेज ईएमएफ आएगा उसको हम ई से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसको ई नॉट लिख देते हैं क्योंकि हम ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ टर्मिनल पे मिलता है उसको वीटी बोलते हैं। ठीक है, ये ओपन है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी फील्ड में, उसको हम आई एफ बोल देते हैं, इसका रेजिस्टेंस आर एफ बोल देते हैं। ठीक है, तो हम बनाएंगे अब ओसीसी। तो जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो काय के बीच में होती है एक ई नॉट, मतलब जो जनरेटेड वोल्टेज है, और साथ में जो हमारा करंट है जो कि फील्ड में फ्लो हो रहा आई एफ। ठीक है, और ये हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस की लाइन होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको रोटेट कराते हैं हमारे जनरेटर को, तो इसमें ईएमएफ बिल्डअप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक रेसिडुअल ईएमएफ इसमें ऑलरेडी होता है। ठीक है, रेसिडुअल फ्लक्स होता है, तो उसके कारण यहाँ पे ईएमएफ आता है। तो जो ईएमएफ की लाइन है, ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस की लाइन को जस्ट टच करती है, और ऐसे करके बोलते हैं, तो ये होता है हमारा ओ सी सी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, क्रिटिकल रेजिस्टेंस की लाइन को सिर्फ इसने टच किया, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जस्ट टच। तो ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू यदि हमारे फील्ड रेजिस्टेंस जो होता है ना, क्या होता है हमारा फील्ड रेजिस्टेंस, ये होता है ई नॉट अपॉन में इसका वोल्टेज आई एफ, ये हो गया आर एफ। यदि हमारा फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज्यादा होगा, ठीक है, ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो दिख रहा है इससे ज्यादा होगा यदि हमारा फील्ड रेजिस्टेंस, तो हमारा यहाँ से करंट ही फ्लो नहीं हो पाएंगी आई एफ, और हमारा फील्ड ही नहीं बनेगा, और हमारे जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, क्योंकि हमारे जनरेटर में फ्लक्स ही नहीं आएगा। तो जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो ये होता है। ठीक है, जस्ट टच करता है उसी से उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन अ डीसी मशीन इज प्लेस्ड। ठीक है, तो जो हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, तो उसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं हमारे डीसी मशीन में, हमको बताना है। तो डीसी मशीन का हमारा आर्मेचर हो गया, और ये हमारे आर्मेचर के कंडक्टर हो गए। उसके बाद में ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, जिसमें पोल शू और ये पोल। ठीक है, ठीक, ये पोल शू के साथ हमने पोल बना दिया। ये हमारा कंडक्टर का क्या हो गया, मोटर का हो गया बॉडी। ठीक है, इसको हम योक बोलते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो पोल शू में लगी हुई होती है। ठीक है, इसको हम पोल शू बोलते हैं। तो ये इसको बोलते हैं यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग सी, और ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग, इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो जो हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये लगी हुई होती है पोल शू में आर्मेचर के साथ में, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ में सीरीज में। ठीक है, तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ये हमारे पोल शू में लगी होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑन योक इन द पोल फेस। ठीक है, ये पोल है
उसका ये फेस है, इसी को हम पोल शू बोलते हैं, और इसी के ऊपर लगी होती है हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर अ पी पोल मशीन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्री इज, ठीक है, पोल हमारा मशीन का क्या है, पोल इज इक्वल टू पी है। तो जो थीटा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है कि हमारा जो थीटा इलेक्ट्रिकल होता है, जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है, वो इक्वल टू होता है हमारा पोल अपॉन में 2 इंटू थीटा मैकेनिकल, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है हमारा थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल डिग्री का, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फंक्शन ऑफ पोल शूज इन अ डीसी मशीन, ठीक है, पोल शू डीसी मशीन में उसका क्या फंक्शन होता है ये हमें बताना है। सबसे पहले हम डीसी मशीन बना लेते हैं। ये हमारी डीसी मशीन है, ठीक। एक पोल हो गया हमारा, दूसरा पोल हो गया हमारा, ठीक है, ये तीसरा पोल हो गया, और ये नेक्स्ट पोल हो गया, ठीक है। एन एस एन एस, ठीक है। और ये ऊपर से यहाँ पे हमारी बॉडी होगी जिसको हम योक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मशीन हो गई है, बीच में हो रहा होता है आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर में आर्मेचर कंडक्टर होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो एन एस है ये पोल है, और जो पोल के फेस पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है उसको बोलते हैं पोल शू, ठीक है। ये हमारे पोल शू होते हैं जो हमारे ब्लैक कलर से बना रहे हैं। तो पोल शू का मेन यूज होता है कि जो पोल शू होते हैं हमारे, फर्स्टली तो जो हमारी यहाँ पे वाइंडिंग होती है इसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, हमारी वाइंडिंग यहाँ से नीचे फिसल के नहीं आए इसको इसलिए सपोर्ट देते हैं, एक ये रीजन हो गया, ठीक है। और जो हमारा फ्लक्स होता है जैसे एन एस होता है, तो जो फ्लक्स है इसको फ्लो होने के लिए यहाँ पे मिनिमम रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ आगे तक इसका फेस आ गया, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ पे फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जो हमारा पोल्स होता है उसका काम होता है डीसी मशीन में क्या, ये फ्लक्स को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ मिल गया, ठीक है। यहाँ यहाँ ये चारों साइड में, ठीक है, यहाँ लो रिलक्टेंस पाथ मिल गया जिसके कारण हमारा फ्लक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे एयर गैप में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ 4 पोल डीसी मशीन अ कॉइल स्पान इज 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है, तभी हमने फॉर्मूला देखा कि जो थीटा इलेक्ट्रिकल होता है वो क्या होता है, पी बाई टू, पी हमारा पोल है इंटू थीटा मैकेनिकल। यहाँ पे हमको थीटा इलेक्ट्रिकल दिया, हमको मैकेनिकल निकालना है, तो थीटा मैकेनिकल हो जाएगा हमारा, ये पी और टू को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इधर क्या है थीटा इलेक्ट्रिकल इंटू टू ऊपर आ जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं तो थीटा इलेक्ट्रिकल कितना दिया हमको 120 इंटू टू, और कितने पोल है 4 पोल की मशीन है, ठीक है। तो 2 से 2 टाइम और 2 से है 60, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री, थीटा मैकेनिकल कितना है 60 डिग्री, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द योक इन लार्ज डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ, ठीक है। जो योक होता है, योक किस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जो हमारे डीसी मशीन का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो हमारे डीसी मशीन को क्या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक, इसको बोलते हैं हम योक, जो सबसे बाहर साइड में होता है। तो जो योक होता है ये हमारी डीसी मशीन में किसका बना होता है, तो जो डीसी मशीन होती है, ठीक है, तो डीसी मशीन में जो स्मॉल मशीन होती है, स्मॉल मशीन, इसमें बना होता है काय का, कास्ट आयरन का। लेकिन कास्ट आयरन क्या होता है, वेट ज्यादा उसका होता है, ठीक है, ये हेवी होता है। तो हम जो बड़ी मशीन होती है उसको हम कास्ट का आयरन का नहीं बना सकते क्योंकि इसका वेट ज्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो बड़ी मशीन होती है बिग मशीन, उसका जो योग होता है उसको बनाते हैं हम कास्ट स्टील का, ठीक है। तो जो कास्ट आयरन के कंपैरिजन में कास्ट स्टील का वेट कम होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे बिग मशीन के लिए कास्ट स्टील, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टेटर एंड रोटर अंडर स्टडी स्टेट ऑपरेशन इज जीरो फॉर अ, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे स्टेटर की और रोटर की, ठीक है, इनका जो रिलेटिव स्पीड होती है, एक दूसरे के साथ में जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, जीरो होंगी एक दूसरे के सापेक्ष। ये कौन सी मोटर में होती है ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं सिंक्रोनस मशीन का, ठीक है। तो सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है, ये होती है हमारा फील्ड, फील्ड में हम 3 फेस वाइंडिंग से सप्लाई देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, 3 फेस सप्लाई से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना। यहाँ पे क्या होता है हमारा पोल होता है, ठीक है, ये सिंपल सा बना दिया हमने सिंक्रोनस मशीन का पोल, ठीक है। एक साइड एन होता है एक साइड एस होता है। ये क्या होता है कि हमारे फील्ड से जो स्टेटर फील्ड से क्या हो जाता है लॉक हो जाता है और उसके साथ में रोटेट करता है, ठीक है। तो जो स्टेटर फील्ड की स्पीड है
वही हमारा फ्लक्स, फ्लक्स तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है लेकिन रोटर की स्पीड होती है, ठीक है, तो उसके कारण हमारा फ्लक्स भी क्या होता है, साथ में रोटेट होता है। तो इनके बीच एक ही डायरेक्शन में, इनके बीच की जो सापेक्ष गति बोलते हैं, ठीक है, इनके बीच की जो गति होंगी वो क्या होंगी, जीरो होंगी। रिलेटिव स्पीड जो क्या होंगी इनके बीच की जीरो होंगी। तो सिंक्रोनस मशीन में तो जीरो होती है। अब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में देते हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन में मोटर में क्या होता है कि ये हमारा स्टेटर जो होता है सिंक्रोनस मशीन के जैसे सेम टू सेम होता है। इसमें थ्री फेज सप्लाई देते हैं हम, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो रोटर होता है उसमें कंडक्टर रखे होते हैं, स्क्वायरल केज टाइप मान लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। तो लेंज लॉ के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और इसमें क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा और ये घूमने का अपोज करेगा। तो ये भी एक स्पीड से घूमता है। ये यदि एन एस से सिंक्रोनस स्पीड से यदि घूमे हमारा क्या, रोटर के फ्लक्स की स्पीड। तो जो हमारा स्टेटर का फ्लक्स है क्या, रोटर का फ्लक्स एनआर से घूमेगा और स्टेटर का फ्लक्स एनएस मतलब सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा। जो हम एनएस माइनस एनआर लिखते हो क्या होता है, हमारा स्लिप होता है, मतलब उसे थोड़ा सा पीछे लेग करता है, लेकिन दोनों साथ में। तो इसके बीच की भी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रोटर स्टेटर की जीरो। और डीसी मशीन में क्या होता है, डीसी मशीन में हम फील्ड को आउटसाइड बनाते हैं, ठीक है, ये हमारी फील्ड हो गई और बीच में हमारा क्या हो गया, रोटर घूमता है, ठीक है। तो फील्ड हमारा एनएस स्टेशनरी हो गया, ठीक है, यहाँ पे फील्ड स्टेशनरी हो गया। लेकिन क्या होता है कि इसमें एसी करंट होता है हमारे स्टेटर में, डीसी मशीन के। तो वो जो रोटर रोटेट करता है, रोटर में सॉरी, जो रोटेट करता है तो उसके बीच की भी जो सापेक्ष गति निकलती है वो क्या होता है, एनएस एनएस करके कम्यूटेटर से चेंज होते रहता है। तो उसके बीच की भी जो फ्लक्स होगा उन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड क्या निकलती है हमारी, वो भी जीरो आती है। तो वो चाहे डीसी मशीन हो, थ्री फेज इंडक्शन मशीन हो या सिंक्रोनस मशीन हो, सभी में क्या होती है, रिलेटिव स्पीड रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स और स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स की जीरो होती है। तो इसमें ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन टर्म एस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, उसको हम जब मोटर में देंगे हमारी, ठीक है, हमारी मोटर है, तो जब हम मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो उसको कन्वर्ट कहाँ में कर देती है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। ये रोटेट हो रहा है हमारा साफ। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहाँ में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में। और जो हमारा जनरेटर है, ये जनरेटर क्या करता है हमारा, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मशीन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ शंट एंड सीरीज फील्ड एक्ट इन ब्लैंक डायरेक्शन, ठीक है। तो जो हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन होती है उसमें जो शंट फील्ड होती है और सीरीज फील्ड होती है, उसका फ्लक्स कैसे रिएक्ट करता है एक दूसरे से वो बताना है। जैसे सेम डायरेक्शन में होता है, अपोजिट में होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो जब हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की बात करें, है कि डिफरेंशियल कंपाउंड की, ठीक, तो डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए हम बनाए ना, तो ऐसा बनता है। ये हमारा आर्मेचर हो गया, ठीक है, आर्मेचर के साथ ये शंट वाइंडिंग हो गई, ठीक है, इसको हम लॉन्ग शंट बनाए, ठीक है। ये हो गया हमारा फील्ड फ्लक्स, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा फील्ड में फ्लक्स होगा फाई एस एच और फाई सीरीज में होगा, तो जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स निकल के आता है कैसा होता है, फाई शंट माइनस फाई सीरीज, ठीक है। मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अपोजिट डायरेक्शन में, किसमें, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। तो इसमें क्या होता है कि लोड बढ़ता है ना, तो उसके साथ में हमारा फ्लक्स क्या होता जाता है, कम हो जाता है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, ड्रॉपिंग टाइप की होगी। तो जो आर्क वेल्डिंग होती है ना, आर्क वेल्डिंग में हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ तो सी आ गया, ये हो गया डिफरेंशियल। और जब कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की बात करते हैं, तो जिसमें फ्लक्स जो निकल के आता है एफ आर, मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स, तो सेम डायरेक्शन में होता है कैसा, जो सीरीज और शंट का प्लस होता है। लेकिन डिफरेंशियल में क्या होता है, माइनस होता है, तो अपोजिट टर्म में होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पिच ऑफ वेव वाइंडिंग इज, ठीक है। तो यहाँ पे पिच पूछा कि वेव वाइंडिंग क्या होती है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेप वाइंडिंग देखते हैं, ठीक है, लेप वाइंडिंग। तो लेप वाइंडिंग कुछ इस टाइप से होती है, हमारा कम्यूटेटर के सेगमेंट हो गए, जैसे कम्यूटेटर के सेगमेंट है, 1 2 3 करके इसको कर लेते हैं। तो ये जो लेप वाइंडिंग होती है, इसमें फर्स्ट से हमारा एक वाइंडिंग आती है ऐसे, और वो जाके कहाँ एंड होती है, सेकेंड पे। और जो दूसरी वाइंडिंग होती है वो कुछ इस टाइप से यहाँ से आती है, ठीक है। अब वो कहाँ पे एंड होती है, वो एंड होती है इसके पास में, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे। और जो नेक्स्ट आएगी वो यहाँ से ऐसे
ऐसे करके आएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करती है, इसलिए को हम इसको लैप वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसमें हम देखेंगे कि जो फर्स्ट वाली वाइंडिंग है, तो ये वाइंडिंग के फर्स्ट कंडक्टर जो लास्ट के बीच का गैप होता है, इसको बोलते हैं हम फुल पिच, ये इसको बोलते हैं बेक पिच, वाई बी, ठीक है। और जो सेकेंड वाइंडिंग का फर्स्ट और फर्स्ट वाइंडिंग का लास्ट होता है, उसके बीच जो होता है उसको बोलते हैं हम ये वाई एफ, इसको बोलते हैं फ्रंट पिच, ठीक है। और दोनों का रिजल्टेंट निकल के आता है, तो इसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट पिच, वो होती है हमारी एक्चुअल पिच वाई आर। तो इसमें पिच होती है वाई आर इज इक्वल टू क्या, वाई बी। ये टोटल वाई बी है बेक पिच, तो वाई बी में से हम माइनस कर देंगे यदि हमारी फ्रंट को, वाई एफ को, तो ये निकल के आ जाएंगी हमारी ये वाली यहाँ पे, ठीक है, जो एक्चुअल पिच होंगी वो। तो यहाँ पे रिजल्टेंट पिच का क्या आती है, वाई आर इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ, मतलब बेक पिच माइनस फ्रंट पिच। तो ये आती है हमारी लेफ्ट वाइंडिंग में। और जब हम वेव वाइंडिंग की बात करेंगे, तो वेव वाइंडिंग हमारी कुछ इस टाइप से बनी होती है, ठीक है। यही कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे, इसमें एक सेगमेंट से हमारा वेव वाइंडिंग निकल के जाती है ऐसे, ठीक है। ये एक सेगमेंट से जाती है दूसरे सेगमेंट पे, फिर यहाँ से निकल के जाती है दूसरी वाली ऐसे, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी वेव वाइंडिंग। ये कुछ वेव की तरह दिखती है हमको ऐसे, ऐसे ऐसे करके दिख रही है ना, कुछ वेव की तरह ऐसे, इसलिए हम इसको वेव वाइंडिंग बोलते हैं, वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग में सेम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट वाली है, ये दोनों फर्स्ट और उसके बीच में, तो इसको बोलते हैं वाई बी, बेक बीच हो गई, ठीक है। और जो फर्स्ट वाली का लास्ट है और सेकेंड वाली का फर्स्ट है, इसको बोलते हैं वाई एफ, वाई एफ, ठीक है। और जो फ्रंट निकल के आता मतलब जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो क्या होगा, दोनों का, मतलब पहले का फर्स्ट और सेकंड का भी फर्स्ट, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, तो जो इसको बोलते हैं वाई आर। तो जो वेव वाइंडिंग में वाई आर होगा हमारा, वाई आर, तो हमको देखने से समझ में आ रहा कि वाई आर क्या होगा, ये वाई बी को और वाई एफ को प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा वाई आर, तो वाई एफ प्लस वाई बी, ठीक है। तो रिजल्टेंट पिच निकल के आ गई हमारी वाई एफ प्लस वाई बी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, वाई बी प्लस वाई एफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंड सिमिलर टॉप कॉइल साइड इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है, ये अभी हमने देखा, ये था हमारा, ठीक है। लेफ्ट फाइंडिंग के लिए ये कुछ इस टाइप से था। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो कॉल साइड के बीच का ये क्या होता है, तो ये क्या होती है हमारी पोल पिच होती है, इसी को हम बोलते हैं वाइंडिंग पिच। और ये क्या थी हमारी लेप के लिए, लेप वाइंडिंग के लिए थी हमारी वाई बी माइनस वाई एफ। और वेव वाइंडिंग के लिए थी, लेप के लिए होगी, वेव के लिए थी वाई बी प्लस वाई एफ, ठीक है। तो ये क्या होती है वाइंडिंग पिच, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वाइंडिंग पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर हैज अ मैक्सिमम फ्लक्स, डीसी मोटर के किस पार्ट में मैक्सिमम फ्लक्स होता है। तो पहले हम देखेंगे डीसी जनरेटर, जनरेटर डीसी जनरेटर केस में क्या होता है कि हमारी फील्ड होती है, ठीक है, ये फील्ड होती है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है कि हमारी फील्ड क्या होती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, कुछ इस टाइप से हो जाती है, ठीक है। ये होगी डिस्टॉर्टेड फील्ड, ठीक। तो ये होता है हमारा, यहाँ सेंटर में होता है हमारा आर्मेचर, ठीक है। और आर्मेचर की रोटेशन की डायरेक्शन क्या होंगी इसमें, ये। तो जो पहले जो पिच आती है ये एन हो गया, ये एस हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लीडिंग, लीडिंग पोल टिप, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लेगिंग, लेगिंग पोल टिप। सिमिलर इसको क्या बोलेंगे हम, लीडिंग, लीडिंग पोल टिप। और इसको बोलेंगे लेगिंग, लेगिंग। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डिस्टॉर्टेड फ्लक्स होने के कारण जो ये है क्या, लेगिंग पोल टिप, इस पे हमारा फ्लक्स क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पे लेगिंग पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम। और लीडिंग पे क्या हो रहा है, मिनिमम। ये किस केस में, डीसी जनरेटर में, ठीक है, डीसी जनरेटर में। मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम होगा हमारा लीडिंग पे, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ होगा, लेगिंग पे, ठीक है। अब हम देखते हैं डीसी मोटर का, ठीक है। तो डीसी मोटर में ये हो गया हमारा पोल एन और ये एस, ठीक। तो इसमें बीच में हो गया हमारा आर्मेचर। तो
आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो हमारा डीसी मोटर में डिस्टॉर्टेड होता है कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से डिस्टॉर्टेड होता है, यहाँ नीचे साइड से होता है, ठीक है, ऐसा करके। तो ये होता है हमारा लीडिंग पोल टिप, लीडिंग, ये होता है हमारा लेगिंग, ठीक है, क्योंकि रोटेशन की डायरेक्शन ऐसी है, लेगिंग, ठीक है, ये हमारा होता है लीडिंग और ये हमारा होता है लेगिंग। तो हम देख रहे हैं कि जब हम डीसी मोटर की बात करेंगे, डीसी मोटर की, तो जो हमारा पोल होता है कौन सा, मिनिमम वाला जो होता है वो होता है हमारा लेगिंग वाला, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे जो लीडिंग वाला है वो कैसा हो रहा, मैक्सिमम, और जो मिनिमम वो कौन सा हो रहा, लेगिंग वाला, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेगिंग, और मैक्सिमम कौन सा होगा हमारा, मैक्सिमम होगा हमारा लीडिंग पोल टिप, लीडिंग वाला, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लीडिंग पोल टिप। डीसी मोटर में जो होता है उसका अपोजिट डीसी जनरेटर, या ये बोल सकते हैं कि जो डीसी जनरेटर में होता है उसका अपोजिट डीसी मोटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ, ठीक है। तो जो डीसी मशीन का जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर में क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं, तो जो कम्यूटेटर आर्मेचर से करंट को रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रशेस का यूज करते हैं, जो हमारे कम्यूटेटर पे रफ होते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है और एक प्रेशर में ये कम्यूटेटर पे टच होते हैं, और ये हमारे करंट को क्या करते हैं, करंट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रश का काम होता है। तो ये ब्रश काहे के बने होते हैं, एक जनरली ये ब्रश काहे के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। कार्बन के इसलिए बने होते हैं कि कार्बन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा कंपैरिजन टू कंडक्टर, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि यहाँ पे स्पार्किंग कम होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के लिए कारण यहाँ रेजिस्टेंस कम्यूटेशन हो जाएगा और स्पार्किंग कम होगी, एक रीजन ये हो गया। और एक कार्बन के बने होने के कारण क्या होता है कि कार्बन जब इस पर रब करता है तो ये लुब्रिकेंट की तरह भी यूज में आ जाता है, मतलब यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होगी और इजीली इस पे टच रहेगा, ठीक है, साइकिल लुब्रिकेंट की तरह कार्बन रब होता है तो, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है, तो हम इसमें कार्बन ब्रश का यूज करते हैं हमारी डीसी मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू इंटरपोल इन डीसी मशीन, डीसी पोल में इंटरपोल जो लगे होते हैं उसके रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट हमारे सही है हमको बताना, ठीक है। तो हम पहले इंटरपोल देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारा डीसी मशीन हो गई, ये हमारी डीसी मशीन के मेन पोल हो गए, ठीक है, दो ही बना रहे हैं हम, और जो दोनों पोल के बीच में होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं हम इंटरपोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन वाइंडिंग होगी, डीसी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो जो इंटरपोल का यूज करते हैं हम, तो इंटरपोल का यूज एक्चुअल में इसलिए करते हैं कि जो यहाँ पे इंटरपोल होने के कारण यहाँ पे लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लो रिलक्टेंस पाथ, एक ये रीजन हो गया, ठीक है। और जो इसकी वाइंडिंग होती है वो जो हमारी फील्ड वाइंडिंग के साथ में कैसे कनेक्टेड होती है, सीरीज में, और साथ में आर्मेचर वाइंडिंग के साथ में कैसे कनेक्टेड होती है, सीरीज में, ठीक है। एक्चुअल में हम बोलेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है। तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन एफर्ट इन इंटरवल रीजन, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन कम होंगी क्योंकि यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है। तो हमारी फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कर दिया इसने, स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया है, ठीक है। लोड बढ़ेगा कि आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसके कारण क्या होगा कि इसकी फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और इनके रीजन में जो आर्मेचर रिएक्शन है वो भी कम होंगी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, तो बिल्कुल जो इंटरपोल होते हैं ना इनकी वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है, तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हैव द सेम डायमेंशन आर मेन पोल, तो नहीं, सेम डायमेंशन की नहीं होते, इससे थोड़े छोटे होते हैं। और यदि ये मेन पोल यहाँ पे एन का है तो ये इसके पीछे वाला एन का होगा, ठीक है। यदि एस का है तो इसके पीछे वाला इंटरवल का होगा एस का होगा, इसमें इस टाइप से होता है, ठीक। तो जो ऑप्शन में जो स्टेटमेंट है फर्स्ट और सेकंड ये सही है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोल शू ऑफ डीसी मशीन इज लेमिनेटेड फॉर द पर्पस ऑफ, ठीक। तो पोल शू अभी हमने बना के देखा कि हमारा पोल शू था, ठीक है, ये पोल शू है, यहाँ पे हमारा आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर के नियरली ये होता है हमारा पोल शू, आर्मेचर के पास में, क्योंकि हमारा एयर के बहुत कम होता है। तो जो हमारा आर्मेचर होता है इसमें क्या होता है, वेरिएबल फ्लक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे एसी होती है आर्मेचर में, तो वो जो रोटेट होता है तो इसके कारण क्या होगा कि जो हमारे पोल शू है इसके साथ फ्लक्स लिंकेज होगा और इसमें क्या आ जाएंगी, एडी करंट लॉस होगा, एडी करंट लॉस। तो जो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम जो हमारा पोल शू होते हैं उसको कैसे यूज करते हैं, लेमिनेटेड पोल शू यूज करते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए।
नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ अ कम्यूटेटर। ठीक है, तो जो हमारा कम्यूटेटर होता है, ये हमारा कम्यूटेटर होता है, डीसी मशीन की शाफ्ट पे लगा होता है, जिससे ब्रश से हम यहाँ पे हमारी करंट को कलेक्ट करते हैं। ये दो हमारे ब्रश हो गए। तो इसके बारे में कौन सी बात सही है हमको बताना है। तो इट एक्ट एज अ इन्वर्टर इन अ मोटर। ठीक है, मोटर में इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है, मतलब डीसी सप्लाई देंगे। ये यदि हमारी मोटर है तो मोटर में हम क्या देंगे, डीसी, तो उसको कन्वर्ट कर देगा काय में, एसी में। कम्यूटेटर जो हमारा एसी में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमारे डीसी मोटर में जो आर्मेचर है उसमें एसी करंट होती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, इट एक्ट एज अ रेक्टिफायर इन अ जनरेटर। ठीक है, तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, ये क्या हो गया, मोटर। जनरेटर की बात करेंगे हम, तो जनरेटर में क्या होता है कि हमारा आर्मेचर में एसी जनरेट होता है, तो कम्यूटेटर उसको डीसी में आउटपुट दे देता है। तो ये डीसी जनरेटर में होता है, तो डीसी जनरेटर में कैसा बिहेव करता है, रेक्टिफायर की तरह, क्योंकि इसने एसी को डीसी में चेंज किया है यहाँ पे। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस। तो बिल्कुल यहाँ रोटेटरी पार्ट है और उस पे ये फ्रिक्शन है, टच हो रहा है, तो इसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो जो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब तीनों सही है एकदम। कैसे, फिर से देख लेते हैं एक बार। कम्यूटेटर का यूज डीसी जनरेटर में क्या कर रहा है, डीसी जनरेटर में कर रहा है ये एसी को डीसी में, तो क्या हो गया, इन्वर्टर की तरह। मोटर में क्या कर रहा है, डीसी को एसी में। ठीक है, जनरेटर में हो गया रेक्टिफायर। ठीक, और इसमें हो गया इन्वर्टर। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है आर्मेचर वाइंडिंग का, किस पर डिपेंड करेगा, तो जो एक मेनली आर्मेचर वाइंडिंग बनी होती है वो इसकी बनी होती है कॉपर के कंडक्टर की। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन में ए। यहाँ पे रो होता है, रो होती है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इसको मेजर करते हैं काय में, ओम मीटर में। ठीक है, एल होती है यहाँ पे कंडक्टर की लेंथ, ये हमारी जो वाइंडिंग होंगी उसकी लेंथ, इसको हम लेंथ मीटर में मेजर करेंगे। ए होगा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, क्या क्या पे डिपेंड किया हमारा, एक तो हो गया हमारा रजिस्टिविटी पे, दूसरा हो गया लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो लेंथ पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये भी सही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर ये भी सही है, नंबर ऑफ द कंडक्टर बिल्कुल, नंबर ऑफ द कंडक्टर मतलब कितना कंडक्टर यूज हुआ उसमें, कितने राउंड, तो उससे उसकी लेंथ पे इफेक्ट आएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ डिस्क्राइब द डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ जनरेटर। तो जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसमें क्या होता है, या तो फील्ड हमारा जो एन एस कांस्टेंट हो, ये फील्ड कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, इसमें हम कंडक्टर को रोटेट करा दें, तो इसके फ्लक्स में चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, उसके कारण इसमें क्या आ जाएगा, एक ईएमएफ आ जाएगा। या तो डायनेमिकली की बात करें तो एक चीज और हो सकती है, जो हम हमारा कंडक्टर है उसको फिक्स कर दे, मतलब उसको कंडक्टर को हमने फिक्स कर दिया ऐसे। ठीक है, ये कंडक्टर फिक्स हो गया, और इसमें हमारा जो पोल है ये एन एस है, इसको रोटेट करा दे, मतलब फील्ड को रोटेट करा दे, तो भी इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। या तो कंडक्टर रोटेटरी हो या तो हमारा फील्ड रोटेटरी हो, उसके कारण क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये होता है हमारा फैराडे का लॉ। फैराडे का लॉ क्या बोलता है कि यदि किसी भी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए तो उसके कारण उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, तो ये फैराडे का लॉ होता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लिंक रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय अ डीसी मोटर। तो जो डीसी मोटर में जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो उसको हम लिखते हैं ई बी, जो हमारा बेक ईएमएफ इनटू आई ए, आर्मेचर करंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने क्या में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी में, तो उसकी वैल्यू ये होती है। इसमें ई बी क्या होता है, बेक ईएमएफ एमएफ, और आई ए होता है हमारा आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट। ठीक है, तो यहाँ ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ई बी इंटू आई ए रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।